हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आ जाओ तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। पीएससी पार्ट सेकंड, इसमें अपना चल रहा है पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के अंदर अपनी यूनिट है सेकंड रियल सीक्वेंस। काफ़ी दिन हो गए लेक्चर लेते हुए, तो अपना आज लास्ट है इस यूनिट का। एक क्वेश्चन करवाएंगे, फिर अपन कल से नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जिन लोगों ने पुरानी वीडियोज नहीं देखी हैं वो वीडियो देख लेना। वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। PM मेंटर क्लासेस, ये यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करोगे तो आपको वीडियोज मिल जाएंगी, ठीक है। और आपके जो इम्पल्स का ई-लर्निंग ऐप है उसके अंदर भी आपको ये वीडियोज मिल जाएंगी सभी को। तो यूनिट सेकंड है, ये आज अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन है जो काफ़ी टाइम आ भी चुका है, तो क्वेश्चन को लिखिए। लेक्चर कौन सा चल रहा है, 11-12 मुझे पता नहीं है, आप देख लेना, मैं देख के डाल दूँगा। आज काफ़ी दिन हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कॉलेज में कुछ काम था। आपकी भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं अभी जल्दी। एग्जाम्पल है आपका, ये देखो काफ़ी टाइम आ चुका है। आवाज़ तो आ रही है ना सभी को प्रॉपर? चलो देखते हैं। जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं वो पुरानी वीडियो को देखना। एक सेकंड में चेक करता हूँ कहाँ तक आ रहा है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे क्या है कि फोक्स आ रहा है तो पता नहीं चला, मोबाइल में नहीं दिख रहा। अपना एग्जाम्पल करते हैं पहले। एग्जाम्पल है आपका 3.32 32 एग्जाम्पल है। सिद्ध करिए कि अनुक्रम xn सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम xn जहाँ xn = 1 + 1/n की पावर n for every n belongs to नेचुरल नंबर अभिसारी है तथा इसकी सीमा 2 व 3 के मध्य है। तथा ये अनुक्रम है, ये आपको सिद्ध करना है कि ये अभिसारी है तथा इसकी सीमा 2 व 3 के मध्य है। ठीक है भाई।
आपको क्या सिद्ध करना है कि यह अनुक्रम अभिसारी है और इसकी सीमा है, लिमिट है, वो 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करती है, विद्यमान होती है। तो अभिसारी अनुक्रम क्या होता है? किसी अनुक्रम को आप अभिसारी अनुक्रम कैसे बताते हो? ये सभी बातें मैं आपको पुराने वीडियोज के अंदर बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। यदि किसी अनुक्रम की सीमा परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित तथा अद्वितीय रूप से विद्यमान है, तो वो अनुक्रम कहलाता है अभिसारी अनुक्रम। कन्वर्जेंट अनुक्रम implies that limit exists finitely। ठीक है ना? कोई अनुक्रम कन्वर्जेंट है, इसका मतलब लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है। और अपन ने एक दो थ्योरम्स के अंदर स्टेटमेंट आपको बताए हुए हैं कि कोई अनुक्रम अभिसारी आप कैसे बताते हो। एक तो तरीका ये है, यदि अनुक्रम कन्वर्जेंट है तो उसकी सीमा एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली, ये आप बता सकते हो। दूसरा, यदि कोई अनुक्रम है, सीक्वेंस है XN, वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब अनुक्रम का आने वाला प्रत्येक अगला पद पिछले पद से बड़ा है या बराबर है, तो उसको बोलते हैं अपन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। क्लियर है ना? एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम। तथा कोई अनुक्रम देखिए, X1 है, X2 है, X3, X4, ये चलता जा रहा है, XR, और ये चलता गया इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इसको n मान लेते हैं। एक दिष्ट वर्धमान का मतलब ये है कि आने वाला, आप कोई भी दो पद ले लीजिए रेंडमली, आने वाला अगला पद है वो पिछले पद से या तो बड़ा हो या फिर बराबर हो, तो अपन उसको बोलते हैं एक दिष्ट वर्धमान। प्रत्येक दो पदों के लिए ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। तो देखो, कोई भी अनुक्रम ऊपर से परिबद्ध है तथा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस प्लस अपर बाउंड, ये दो कंडीशन है, आप कह सकते हो कन्वर्जेंट। ठीक है? यदि ये दो कंडीशंस हैं, कोई अनुक्रम होल्ड कर रहा है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है प्लस में ऊपर से परिबद्ध है, तो आप कहोगे कि वो अनुक्रम क्या है? कन्वर्जेंट है। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि अनुक्रम है XN, वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है प्लस लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है प्लस में लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तब भी आप बोल सकते हो कि अनुक्रम क्या होता है? कन्वर्जेंट। ये बातें समझ में आई सभी को? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का मतलब आने वाला अगला पद पिछले पद से छोटा होना चाहिए। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब आने वाला अगला पद पिछले पद से बड़ा होना चाहिए। और देखिए, आप इंक्रीजिंग बता रहे हो, मान लो कोई अनुक्रम इंक्रीजिंग है और आपने सिर्फ ये बता दिया कि अपर बाउंड है, तो आप ये बता सकते हो कि जो अनुक्रम है आपका वो परिबद्ध है, कि अनुक्रम है वो परिबद्ध है। कैसे बता पाओगे आप? क्योंकि जो अनुक्रम है, मान लो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो अनुक्रम के जो प्रत्येक पद है उनकी वैल्यूज हैं वो आगे बढ़ती हुई आएगी। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? अनुक्रम का फर्स्ट पद है, प्रथम पद है, वो अनुक्रम का सबसे छोटा पद होगा यदि वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो यदि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो अनुक्रम का जो प्रथम पद है वो सबसे बड़ा होगा। यदि लोअर बाउंड का मतलब ये है कि आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए जो अनुक्रम के प्रत्येक पद से क्या हो? छोटा हो, तो उसका होता है लोअर बाउंड। ठीक है ना? अपर बाउंड, यदि एक ऐसी वास्तविक संख्या जो अनुक्रम के प्रत्येक पद से बड़ी हो
या फिर बराबर हो तो अपन उसको बोलते हैं अपर बाउंड। ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अपन यहाँ पर भी इस अनुक्रम को ये बताएंगे कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो यदि इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो उसको अपर बाउंड दिखाएंगे, यदि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो उसका लोअर बाउंड दिखाएंगे और अपन प्रूव कर देंगे कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या फिर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कर चुके हैं अपन, तो मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो इसको प्रूफ करते हैं। आपको दिख तो रहा है ना भाई सभी को? एक सेकेंड में देख लेता हूँ। हाँ जी, देखिए आपको अनुक्रम दिया है, xn, कोई एक अनुक्रम है, जहां xn बराबर आपको दिया हुआ है 1 + 1/n की पावर n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब तक अपन ने क्या किया है, बस क्वेश्चन से ही अपन को अनुक्रम को यहाँ पर पुट किया है। अब अपन यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं कि ये अनुक्रम है वो एकदिष्ट वर्धमान है या फिर हासमान है। एकदिष्ट वर्धमान कब होगा, जब अनुक्रम का प्रत्येक अगला पद पिछले पद से बड़ा हो। तो अपन देखते हैं यहाँ से n बराबर 1 रख करके, n बराबर जब आप 1 रखते हो तो x1 की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 1 + 1/1 की पावर 1 मतलब 2 आती है ना। चलो n बराबर 2 रख के देखिए, x2 क्या आएगा, 1 + 1/2 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 3/4 का होल स्क्वायर मतलब 9/16, 9/16 आएगा, 16 नहीं, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखिए ये जो x2 है वो x1 से बड़ा है, दिख रहा है ना। हाँ, n बराबर 3 आप रखते हो तो x3 बराबर क्या आता है, 1 + 1/3 का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 4/3 मतलब 16/9। हाँ, होल क्यूब में जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा आपका 3 और 1 4 चौक 16 चौके 64 64 अपॉन 3 का क्यूब क्या होता है 27। अब आप देखते हो, इसके बाद आप सोल्व करते हो, पॉइंटों में वैल्यू निकालते हो, तो ये जो वैल्यूज हैं वो बढ़ती हुई आ रही है। यहाँ तक अपन को क्या पता चल रहा है, इम्प्लाइड डेट या फिर अतः लिख करके x1 है वो लेस देन है x2 से, x2 लेस देन है x3 से। अभी तक अपन ने देखा है कि अपन को ये लग रहा है कि ये अनुक्रम क्या है, एकदिष्ट वर्धमान है। अभी अपन को ये भी दिखाना है कि ये अनुक्रम है वो एकदिष्ट वर्धमान है। तो प्रत्येक पद के लिए अपन को दिखाना है कि आप अनुक्रम का कोई भी पद लो, उस पद जो अगला पद है पिछले पद से बड़ा है, ये दिखाना है। अभी तक तो अपन को 3 पदों के लिए पता है कि अनुक्रम बढ़ता हुआ आ रहा है, तो अपन को तो प्रत्येक पद के लिए चेक करना है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, xn को लेकर के चलते हैं। xn को लेकर के चलो भाई, आप लेकर के चल रहे हो xn। xn बराबर क्या है आपके पास, 1 + 1/n की पावर n, ये आपके पास xn है। आप लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है, बाइनोमियल एक्सपेंशन
बाइनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विपद प्रसार शायद, हाँ द्विपद प्रसार। तो यहाँ से a प्लस बी की होल पावर n है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b1 nc2 a की पावर n माइनस 2 b2, और ये ऐसे चलता चला जाता है और लास्ट में आपके पास आता है b की पावर n। यहाँ पर आप लिख सकते हो nc0, यहाँ पर nc n, इन दोनों की वैल्यू होती है 1, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था। इसी से अपन इसको एक्सपेंड करते हैं, तो देखिए क्या आता है। देखिए सबसे पहले xn बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस अब nc1 मतलब n 1/m। ये आप एक्सपेंशन करोगे तब आपको पता चल जाएगा। आप करके देखना, इसको उस फॉर्मूले से सॉल्व करके देखना, बिल्कुल सही बैठेगा। यहाँ से n माइनस 1/2 फैक्टोरियल 1/n का स्क्वायर या फिर 1/n का होल स्क्वायर, मतलब दोनों का एक ही है। ऐसे ही चलते जाओगे n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और आपके पास आ जाता है 1/n का क्यूब। ऐसे ही चलते गए, जो लास्ट टर्म आएगी अपने पास वो क्या आएगी n माइनस 1 n माइनस 2, और ये चलता गया, आपके पास आ गया n माइनस 1। ये लास्ट टर्म आई आपके पास। अपॉन में आता है आपके पास n फैक्टोरियल 1/n की पावर n। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अपन ने कुछ नहीं किया, बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको एक्सपेंड किया है और कुछ नहीं किया। तो अब देखिए आप इसको क्या कर सकते हो, n से n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर चालू कर देते हैं, xn बराबर 1 प्लस 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर n है, इसमें से अपन n को कॉमन ले लेते हैं, n को अपन क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा n स्क्वायर से n स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है 1/2 फैक्टोरियल, आपके पास बचा, जब आपने n को कॉमन लिया यहाँ से तो ये हो गया n स्क्वायर, और n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, आपके पास बचा 1 माइनस 1/n, यही बचा ना। हाँ भाई, इसके लिए आप देखते हो तो क्या आता है, देखो भाई ये n है आपके पास, ये इसमें से n ले कॉमन लेते हो तो आपके पास आता है 1 माइनस 1/n। यहाँ से आप n कॉमन लेते हो तो आपके पास आता है 1 माइनस 2/n। ये क्या हो जाएगा टोटल तीनों n क्यूब से n क्यूब कैंसिल। तो आपके पास जो बचा वो है 1/3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/n 1 माइनस 2/n, ऐसे ही चलता गया, ये 3 फैक्टोरियल तक आया। अब देखिए ऐसे ही अपन करते रहेंगे। अब देखिए ये कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है ना, 0 से स्टार्ट हुआ n माइनस 1 तक पहुंचा, मतलब ये टोटल n टर्म्स है। तो सभी में से अपन n को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास n की पावर n, और n की पावर n से n की पावर n कैंसिल। तो आपके पास जो आ जाता है वो क्या है, वो है 1/n फैक्टोरियल और 1 माइनस 1/n 1 माइनस 2/n 1 माइनस 3/n, और ऐसे ही डॉट डॉट में चलता गया। देखिए डॉट में चल रहा है ये आगे, और आपके पास लास्ट टर्म आएगी 1 माइनस n माइनस 1 की पावर अपॉन n, ये बचा आपके पास।
यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए भाई, दिक्कत हो। चलो अभी तो अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1-2 दिन में अपन बैच भी स्टार्ट करेंगे, वो मतलब लाइव क्लास का शेड्यूल स्टार्ट करेंगे। तो लाइव क्लास के अंदर आप लोगों का इम्पल्स ग्रुप, इम्पल्स लर्निंग ऐप है, उसके अंदर नया बैच बनाया हुआ है। उस बैच के अंदर सभी बच्चे, ठीक है ना, सारे जितने भी बच्चे हैं उनको सबको उस ग्रुप में ऐड होना है। तो उस ग्रुप में ऐड होने के लिए आप लोगों को चैट सेक्शन के अंदर एक मैसेज डाला हुआ है, तो उस लिंक को आप सेंड करो, मतलब उस ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट को हमें रिक्वेस्ट भेजो, फिर अपन एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, तो आप उस बैच के अंदर शामिल हो जाओगे। तो सभी बच्चे जब एक साथ शामिल हो जाएंगे तो अपन सबकी एक साथ लाइव क्लास ले सकते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है कि उसके अंदर 5-7 बच्चे ही ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं ग्रुप के अंदर, तो इस वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा, रिकॉर्ड करके आपको डाल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अभी तक आपने क्या किया है, एक्सएन है, एक्सएन को एक्सपेंड किया है बाइनोमियल एक्सपेंशन से, और फिर आपने उसके अंदर से एन को कॉमन लेकर के एन को कैंसिल किया है। बस यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको अनुक्रम को बताना है कि ये एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है। एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम के लिए आपने अनुक्रम का nवां पद ले लिया है, वो आ गया आपकी n की फॉर्म में। इसी प्रकार अपन ले सकते हैं अनुक्रम का nवां पद, n+1वां पद, मतलब इससे जस्ट अगला पद लेते हैं और अपन देखते हैं, कंपैरिजन करेंगे कि अनुक्रम का जो xn+1वां पद है वो अनुक्रम के xnवें पद से क्या है, बड़ा है। इसके लिए कैसे आप कंपैरिजन करोगे वो देखिए। xn+1 n+1, अच्छा अनुक्रम का nवां पद तो ये है, ठीक है ना। आपको n+1वां पद ज्ञात करना है, तो आप कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पर जो n है उसकी जगह पर आपको n+1 पुट करना है। n की जगह क्या करना है, n+1 पुट करना है, तो करिए भाई। n+n है यहाँ पर, तो अपन xn+1 कर रहे हैं, तो इन सभी टर्म्स के अंदर जहाँ पर n है वहाँ पर अपन रख देंगे n+1। तो देखिए ये हो गया 1 प्लस अगेन 1। अब ये थर्ड स्टेप को देखिए, 1/2 फैक्टोरियल 1 - 1 अपॉन n की जगह क्या रखेंगे अपन, n+1, क्योंकि ये कौन सा पद है, n+1, तो ये रख दे भाई n+1 प्लस। और हाँ, ये एग्जाम्पल आपके काफ़ी टाइम आ चुका है, तो इस पर इम्पोर्टेंट आप लगा सकते हो। 1/3 फैक्टोरियल, तो आपका यहाँ पे क्या था, 1 - 1 अपॉन n+1, ये तो है ही, मल्टीप्लाई में 1 - 2 अपॉन n+1, ये हो गया। और ऐसे ही चलते गए भाई, चलते गए, तो जो लास्ट पद है आपका n+1 का, उसके अंदर भी आपको n की जगह क्या रखना है, n+1 रखना है। n+1 आप रखते हो तो क्या हो जाता है, 1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1 माइनस अच्छा, यहाँ पर अपन रख रहे हैं n की जगह n+1, तो जहाँ भी आपको n दिख रहा है वहाँ पर n की जगह रख दीजिए n+1, तो ये हो गया 1 - 1 अपॉन n+1, 1 -
2/n+1 और ऐसे ही आप चलते गए भाई, चलते गए हो, ठीक है ना। डॉट डॉट के अंदर अपन चल रहे हैं, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, आप रखोगे 1 - n-1 है, तो n+1 आप रखते हो तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1 n और अपॉन में n+1। तो यहाँ पर आपके पास जो लास्ट बचा 1 - n/n+1। मैं समझता हूँ आप लोगों को यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग इन दोनों में अपन करने वाले हैं कंपैरिजन, इन दोनों पदों के अंदर अपन करने वाले हैं कंपैरिजन करके अपन ये बता देंगे कि अनुक्रम का xn+1 वह पद है वो xn पद से क्या है, बड़ा है। इसके लिए आप लोगों को ये पता है कि जो n+1 है, अब देखिए n+1 है, n क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है, मतलब कोई एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक प्राकृत संख्या है। तो n+1 है वो ग्रेटर देन होता है n से, ये आप सभी को पता है या फिर नहीं है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता ही होगा कि n+1 है वो बड़ा होता है n से। क्यों होता है भाई, ये कोई भी देख लो, 3 है वो बड़ा है 2 से, क्लियर है ये तो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से ये लिख सकते हो कि 1/n+1 है, n+1 है वो 1/n से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, ये बताइए मुझे, तो बताइए भाई। अब कौन सी स्टेप बड़ी है, ये वाली बड़ी हो गई ना, देखो 3 है वो बड़ा है 2 से, 3 > 2, तो यदि आप 1/3 करते हो 1/2 से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। वही चीज़ अपन ने यहाँ पर यूज की है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों टर्म्स के अंदर अब देखो अपने पास ये स्टेप्स आ रही हैं, अपन क्या बनाने चाह रहे हैं, इनको बनाना चाह रहे हैं, इन टर्म्स को बनाना चाह रहे हैं। इनको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, अब दोनों तरफ आप माइनस ऐड करते हो, माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, माइनस चाहिए ना, -1/n+1 चाहिए, और यहाँ पर -1/n है, तो यहाँ पर माइनस जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं -1/n+1 और -1/n, तो ये साइन वापस चेंज हो जाता है, इधर की साइड बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब दोनों साइड अपन ऐड करते हैं 1 को, ये 1 ऐड कर दिया भाई, 1/n+1 ग्रेटर देन 2, 1 - 1/n, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत हो तो आप क्या बता सकते हो, लाइव करेंगे। अच्छा यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ से अपन किसके बारे में बात कर सकते हैं कि -1 - 1/n+1 है वो बड़ा है 1 - 1/n से। अच्छा इन टर्म्स के बारे में भी बात करेंगे अपन, इन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से यदि आप k को लग दो, कोई भी नंबर ले लो सेम नंबर, तो उस नंबर के लिए भी ये बड़ा होगा। तो आप इसी प्रकार लिख सकते हो, इसी प्रकार 1 - k/n+1 है वो बड़ा होगा 1 - k/n से फॉर एवरी k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हो, यहाँ से आप लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, जो xn का प्रसार है, xn+1 का जो प्रसार है उसमें तीसरे पद से अनुक्रम xn के संगत तीसरे पद, अनुक्रम xn का प्रसार है उसका तीसरे पद के संगत में अनुक्रम xn+1 का तीसरा पद क्या है, बड़ा है। तीसरे पद से सभी पद क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो
कि अनुक्रम xn के तीसरे पद अनुक्रम, अतः आप यहाँ से निष्कर्ष निकाल करके लिख सकते हो, अतः अनुक्रम xn प्लस 1 अनुक्रम xn के n प्लस 1 वे प्रसार के का तीसरा पद अनुक्रम xn के n प्लस 1 के यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दिए कि अतः n प्लस 1 के xn प्लस 1 के प्रसार में तीसरे पद से xn के प्रसार में तीसरे पद के बाद के संगत सभी पद बड़े हैं। अनुक्रम xn प्लस 1 का जो प्रसार है उसमें जब आप तीसरे पद से देखते हो तो xn का जो प्रसार है उसमें xn के तीसरे पद के बाद के सभी संगत पद हैं वो क्या है, बड़े हैं। मतलब xn प्लस 1 के जो तीसरा पद है वहाँ से सभी पद xn के पद से तीसरे पद के बाद से सभी पद बड़े हैं। ये आपको क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, यहाँ से आपने ये निष्कर्ष निकाल करके लिखा है। अच्छा, और यहाँ पर आप कोई भी नेचुरल नंबर लिखो तो आप देखते हो कि आने वाला जो अगला अनुक्रम का जो xn प्लस 1 पद है वो xnवें पद से क्या है, बड़ा है। अतः आप यहाँ पर लिख सकते हो कि xn प्लस 1 है, xn प्लस 1 है वो बड़ा है xn से फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ तक क्लियर है? अतः अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। ठीक है ना भाई? एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। अब देखिए यहाँ से, अब आपको ये दिखाना है कि ये अपर बाउंड है, इसका एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, मतलब ये ऊपर से परिबद्ध है। ये आज आपको दिखाना है। अगर ये आपने ये दिखा दिया तो ये अनुक्रम क्या हो जाएगा, एक दिष्ट वो अभी सारी अनुक्रम हो जाएगा। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग करना, इसको अच्छे से समझना।
उतार लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाना है कि ये क्या है, एक दिष्ट वर्तमान तो हो गया, अब इसको अपर बाउंड और आपको दिखाना है। देखिए आप लोग, अब देखिए आप लोग ये जानते हो कि n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल है। अब अपन दिखा रहे हैं कि अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से क्या है, छोटा है या फिर इसके बराबर है। मतलब इसको अपन अपर बाउंड प्रूव करना चाह रहे हैं। अपर बाउंड के लिए ये अपना n फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल बराबर किसकी होता है, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट 6 डॉट 7 डॉट, ये चलता चला गया n तक चलता गया ना, 1 से स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट चलता गया n तक। n फैक्टोरियल आप जानते हो ये होता है। यदि यहाँ पर आने वाली नेक्स्ट टर्म में मैं इन सभी टर्म्स को 2 के इक्वल कर देता हूँ, मान लो 3 की जगह ये 2 की जगह 2, 3 की जगह मैंने रख दिया 2, 4 की जगह अगेन 2 रख दिया, इन सभी टर्म्स की जगह मैंने रख दिया 2, n की जगह भी मैंने रख दिया 2। तो ये जो आने वाला अगला पद है, ये वाला जो संख्या बनेगी वो इस संख्या से क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये कितने पद है अपने पास, 2 से स्टार्ट हुए और n तक चले, मतलब 1 से स्टार्ट होकर के n तक चलते तो n पद, लेकिन यहाँ पर 2 से स्टार्ट करके अपन ने n तक चलाया, इसका मतलब ये कितने पद हैं, n-1 पद हैं। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं n-1 पद। अच्छा ये क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये छोटे के साइन लगा दिया। ठीक है, इसी को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर n-1 इम्प्लाई दैट n फैक्टोरियल है वो क्या है, बड़ा है 2 की पावर n-1 से। यदि आप इसी को ऐसे लिख देते हो कि 1/n फैक्टोरियल है वो 1/2 की पावर n-1 से क्या होगा, लेस देन होगा ना। मतलब अंश को हर में आपने डाल दिया तो ये जो साइन है चेंज हो जाता है। क्लियर है ना, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखिए अनुक्रम का जो xn व प्रसार था आपका वो क्या था, अनुक्रम का xn व प्रसार था, xn बराबर आपके पास क्या था, 1 + 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1 - 1/n प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1 - 1/n फैक्टोरियल, नहीं फैक्टोरियल नहीं, n है डॉट में 1 - 2/n प्लस 1/n फैक्टोरियल 1 - 1/n 1 - 2/n और ऐसे ही चलता गया। लास्ट टर्म क्या थी, 1 - n-1/n। ये आपका xn का प्रसार था जो आपको मैंने लिखवाया था। अब देखिए 1/2 है, 1/2 है, ये जो टर्म है वो क्या है, 0 से 1/2 फैक्टोरियल है, 1/2 फैक्टोरियल है वो क्या है, 0 से 1 के बीच में है। और ये वाली टर्म भी आपकी क्या है, 1 - 1/n है, ये भी 0 से और 1 के बीच में। अच्छा यदि ये देखिए ये वाली 1 से बड़ी होती तो आप इस टर्म को मतलब 1 से 0 से 1 के बीच की संख्या को इससे मल्टीप्लाई करते तो ये इससे भी छोटी हो जाती, लेकिन ये दोनों ही संख्याएं, ये सभी संख्याएं 0 से 1 के बीच में है। आप n की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, नेचुरल नंबर पुट कीजिए,
जो ये पद आएंगे क्या आएंगे, 0 से 1 के बीच में आएंगे। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि कोई भी तो 0 से 1 के बीच की संख्याओं का आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो उस संख्या से बड़ा आ जाता है, ये आप जानते हो। तो ये चीज़ें आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यदि मैं यहाँ से मैं इन टर्म्स को हटा देता हूँ, ये 0 से 1 के बीच की सब टर्म्स है, ठीक है ना, इन टर्म्स को मैं हटा देता हूँ तो आने वाली जो पद है वो क्या होंगे बताओ भाई। आने वाले टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मान लो 1 + 1 हाँ जी 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल और ऐसे चलता गया 1/n फैक्टोरियल। ये जो टर्म्स हो जाएगी इन टर्म्स को हटा दूंगा मैं, तो ये आने वाली जो टर्म्स होंगी वो बड़ी होंगी, ठीक है ना। अच्छा 1/n फैक्टोरियल है वो छोटा है इस टर्म से। यदि यहाँ से 1/2 फैक्टोरियल है तो n की जगह मैं 2 रखता हूँ तो क्या आ जाता है 2 - 1 = 2 1/2। मतलब अब यदि मैं यहाँ पर इसको यूज करता हूँ तो आने वाली टर्म्स होगी वो क्या हो जाएगी, इस टर्म से भी बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 1 + 1 + 1/2 प्लस 1/3 को आप क्या बोल सकते हो 1/2 स्क्वायर प्लस और ये चलता गया तो क्या आ गया 1/n फैक्टोरियल का 1/2 की पावर n - 1। और ये टर्म्स क्या हो गई, इस टर्म से इस पूरी टर्म से ये वाली टर्म क्या है बड़ी है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा तो अब देखिए हाँ जी ये हो गया। अब देखिए 1 प्लस एक फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल सीरीज। तो 1 + a + a² + a³ और ये चलता गया a की पावर n - 1 तक। तो ये होता है आपका बराबर होता है ये होता है 1 - a की पावर n/1 - a। ये फॉर्मूला आप लिख भी सकते हो, इसको बोलते हैं अपन ज्योमेट्रिक सीरीज। इस फॉर्मूले को जब आप यहाँ पर यूज करते हो तो क्या आता है भाई, ये फॉर्मूला देखिए 1 + a क्या है यहाँ पर 1/2 a² 1/2 का होल स्क्वायर और ये कहाँ तक चला a की पावर n - 1 तक। मतलब ये टोटल टर्म्स हैं वो क्या है n है ना। तो अपन यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1 + 1 - a की पावर n मतलब 1/2 की पावर n 2 की पावर n अपॉन 1/2। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए इसको जब आप सोल्व करते हो तो क्या आता है इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आता है ये आ जाएगा आपका 1/2 और 1/2 मतलब
मतलब क्या होगा भाई 1/2, मतलब इसको अपन लेके जाएंगे 2/1, तो ये आ जाएगा आपका, ये चल रहा है तो सब कुछ लेस देन में ही चल रहा है भाई इस साइड के अंदर, ये लेस देन 1 प्लस ये एक्सएन से क्या चल रहे हैं, सभी बड़े चल रहे हैं, तो यहाँ से 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n, इसको जब आप और सोल्व करते हो तो ये आ जाता है 1 प्लस 2 माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1, ये आप लिख सकते हो, तो ये हो गया 3 माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1, मतलब जो xn है आपका xn है ये किससे छोटा है, इस टर्म से छोटा है, इस टर्म से छोटा है, मतलब आप n की कोई भी वैल्यू रखो इस xn के अंदर, n की कोई भी वैल्यू आप रखते हो तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा, हाँ भाई 1/2 की पावर n माइनस 1 है, इसकी वैल्यू 0 से और 1 के बीच में आएगी, ये क्लियर है। जब ये 0 से और 1 के बीच में आती है तो जब आप इसको 3 से घटाते हो तो क्या होगा, अनुक्रम का जो प्रत्येक पद होगा 3 से क्या होगा, छोटा होगा। आप फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए आप लिख सकते हो कि अगर xn है वो लेस देन है 3 से है ना, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की कोई भी वैल्यू रखो उस वैल्यू के लिए n है वो लेस देन है 3 से, और आपको पता है कि ये अनुक्रम है वो एक दिष्ट वर्धमान है, तो अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, अनुक्रम का जो स्टार्टिंग पद था वो क्या था 2, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, अतः अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है वो 3 से छोटा है तथा 2 से बड़ा है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अतः चूंकि अनुक्रम xn एक दिष्ट वर्धमान तथा क्या है, ऊपर से परिबद्ध है, अतः अनुक्रम xn क्या है, अभिसारी है, अतः अनुक्रम अभिसारी है, अच्छा अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि इसकी सीमा 2 व 3 के मध्य हो, आपको ये भी प्रूव करना है कि इसकी जो सीमा है वो 2 व 3 के मध्य है। तो देखिए आप लोगों को पता है कि अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है वो 2 व 3 के मध्य में एग्जिस्ट करता है, विद्यमान है। जब ये 2 और 3 के मध्य में विद्यमान है तो आपको सीमा जो ऐसी मिलेगी, लिमिट तो ऐसी मिलेगी कि उस 2 व 3 के मध्य से ये सीमा मिलेगी, क्यों, उस पॉइंट के प्रतिवेश के अंदर आपको इस अनुक्रम के अनुपात चाहिए, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि चूंकि सिंस अनुक्रम का प्रत्येक पद 2 व 3 के मध्य विद्यमान है, अतः इसकी सीमा भी 2 व 3 के बीच में 2 व 3 के मध्य ही होगी। यदि आप इसकी सीमा लगाते हो तो ये जो सीमा है, लिमिट लगाते हो, ये फंक्शन की आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी सीमा आएगी e के बराबर। इस पर यदि इस फंक्शन पर आप लिमिट लगाते हो
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n। तो ये बराबर होता है e के, और e की जो वैल्यू होती है वो 2 व 3 के मध्य ही एग्जिस्ट करती है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो एग्जाम्पल है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है ना। चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके, ये उतार लो भाई। उतार लिया।